हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एचसीपी अरेंजमेंट और उसकी पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करना है एचसीपी का 3 डायमेंशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा सीसीपी अरेंजमेंट, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग इन 3D, इन 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन की बात करने वाले हैं बेटा। आज हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एचसीपी के बारे में। पहले ड्रा करके देखते हैं कि ये अरेंजमेंट होगी कैसे। ठीक है, वही एचसीपी अरेंजमेंट का हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट लेयर ड्रा कर रखी थी, है ना। सबसे पहले फर्स्ट लेयर ड्रा कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले फर्स्ट लेयर को हमने ड्रा करना है, फिर इसके बाद एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने की कोशिश करते हुए सेकंड लेयर ड्रा करनी है बेटा। ठीक है, तो सेकंड लेयर ड्रा कर लेते हैं। बोले तो सेकंड लेयर नहीं, इसके नीचे ही जस्ट एक लेयर, इसको सेकंड तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब ये तीसरी और ये लास्ट। ठीक है, अब जो ये वॉइड बनते दिख रहे हैं आपको, ये जो ट्राइंगल बनता दिख रहा है, ये सारे क्या हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये सारे क्या हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है बेटा, ये सारे क्या हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। अब जो सेकंड लेयर हमें रखनी है, इसका मतलब क्या है, ये एटम है, ये सिंपल ऐसे रखे हुए हैं सारे के सारे। ठीक है ना, एक दूसरे को टच करते हुए एटम रखे हुए हैं, स्फीयर्स को एटम मान लो, ये रखे हुए हैं। जो सेकंड लेयर हमें रखनी है ना बेटा, वो कहाँ रखना है कि इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना है पूरा, इसके ऊपर एटम रखना है। मतलब 3 एटम ऐसे जोड़ रखे हैं, उनके जो बीच में जो स्पेस बन रहा है ना, जो गैप बन रहा है, जैसे मैंने इन 3 उंगलियों को जोड़ा है, ठीक है, इनके बीच में जो गैप बन रहा है, मैं इसके ऊपर एटम रखूंगा। ये इनको 3 एटम मान लो जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, स्फीयर, इसके बीच में जो वॉइड बन रहा है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसको कवर अप करना है मुझे। तो एटम मुझे कहाँ रखना होगा, इसके ऊपर रखना होगा। तो अब मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा कि ये पूरी तरह कवर अप हो जाए। अब देखो ये कवर अप हो रहा है, ठीक है, ये कवर अप हो गया। अब इसको टच करते हुए एक सेकंड एटम बनाना होगा जो इस वाले वॉइड को कवर अप कर ले। ये भी कवर अप हो गया, ये भी कवर अप हो गया। अब नेक्स्ट की बारी आती है, ऐसे ही इसको करना है बेटा। ठीक है, तो अब ये भी कवर अप हो गया। ठीक है, अब जैसे ये कवर अप हो जाता है, नीचे वाली साइड आ जाते हैं, इसको टच करते हुए, इसको टच करते हुए, यहां से जाते हुए एक यहां से बन गया। अब देखो इसका भी टेट्राहेड्रल वॉइड ये कवर अप हो गया। अब इसको टच करते हुए, यहां से टच करते हुए, यहां से निकलते हुए, देखो ये बन गया। अब इसका भी ये टेट्राहेड्रल वॉइड कवर अप हो गया। ठीक है, अब यहां से निकालना है कि इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर अप करना है, तो इसको कवर अप करने के लिए देखो एटम बनाना है, बस ऐसे ही सिंपल। ये भी कवर अप हो गया। अब ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड कवर अप हो गया। तो मैं इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स को रब कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इनको रब कर रहा हूँ, बस अंदर से ये टेट्राहेड्रल वॉइड खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, अंदर वाले जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं मैं उनको बेटा खत्म कर दे रहा हूँ बस। तो हमें लेयर दिख जाएगी। अब जैसे ही हम इनको खत्म करेंगे तो हमें लेयर दिख जाएगी कि हमारी लेयर कौन सी है, ऊपर वाली। ये लेयर साफ साफ दिख रही है, देखो आपको, ये सेकंड लेयर है बेटा। ये कौन सी लेयर है, सेकंड लेयर है। अब हमें सेकंड लेयर नजर आ रही है हमारे एटम्स की। नीचे वाले ये फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। ठीक है, और ये वाले जो एटम है ये सेकंड लेयर के हैं, सेकंड लेयर के। फर्स्ट को मान लो मैंने ए मान लिया, सेकंड को बी टाइप मान लिया। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर। थर्ड लेयर में हमने क्या किया था, जो वॉइड क्रिएट हो रहा है, ध्यान से देखो, ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब ये कैसा वॉइड है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इसको हम कैसे, अगर मैं इसको अलग करके लिखना चाहूं तो कैसे हो सकता है, देखो ये ऐसे है, ऐसे था। अब हमें क्या करना है, एक ऐसे रख दिया और 2 ऐसे रख दिए उल्टे ऊपर वाले के। अब जो बीच में वॉइड क्रिएट हो रहा है ना, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इस वॉइड को क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे इसको।
क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये तीनों वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब इनके साथ साथ ये बीच में ये जो वॉइड क्रिएट हुआ, ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ, ये तो सिर्फ एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल है, और ये तीनों के तीनों क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। यहाँ मैंने ओ लिख दिया है, ये ऑक्टाहेड्रल, ये बीच वाला ये टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को मैं बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ बेटा पूरा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है इतना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। जो मैंने ब्लैक नहीं किए हैं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। तो अब थर्ड लेयर की बात करते हैं। जब हमने HCP अरेंजमेंट तैयार की थी ना बेटा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जब तैयार की थी, तो हमने इस जो टेट्राहेड्रल वॉइड था उसको कवर किया था। जैसे इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया, इसके नीचे वाला एटम था उसके बिल्कुल एक और एटम ऊपर, बिल्कुल एक और एटम आ गया था। इसका मतलब AB टाइप, A B और फिर से A टाइप की लेयर आ गई थी। थर्ड लेयर रिपीट हुई किसमें, HCP अरेंजमेंट में। लेकिन CCP अरेंजमेंट में थर्ड लेयर रिपीट नहीं होती है बेटा। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर अप करने की बजाय हम इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं, ठीक है। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए हम एटम रखेंगे। तो इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर अप करते हुए हमने एटम रखा भाई, ठीक है। ऐसे ही यहां एक और एटम आ जाएगा आगे, ठीक है। ऐसे ही इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी कवर अप करेंगे तो एक एटम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको भी रब कर रहा हूं, इसके अंदर वाले जो एटम है ना उनको, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हमने कवर अप कर दिया तो मैं इसको अंदर से रब कर दे रहा हूं बेटा, ठीक है। तो ये हुई बेटा हमारी कौन सी, थर्ड लेयर। ये कौन सी हुई, थर्ड लेयर। और थर्ड लेयर से भी देखो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये थर्ड लेयर अलग टाइप की है। यहाँ अभी भी वॉइड बचा हुआ है, इसके ऊपर एटम आने से ये खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, ये अलग टाइप की लेयर है। तो इसको हमने नाम दिया बेटा C, ठीक है। और ये कौन सी होगी, थर्ड लेयर होगी, थर्ड लेयर होगी। अब अगर एटम रखूं मैं इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, इस वॉइड को कवर अप करने के लिए, तो सिंगल एटम आएगा बेटा, जो पहली लेयर वाले एटम के बिल्कुल ठीक ऊपर आ जाएगा। जो यहाँ एटम था ना, इस वाला एटम, वो उस एटम के बिल्कुल ठीक ऊपर आ जाएगा एटम। इसका मतलब क्या हुआ, ABC के बाद फिर से A आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, ABC टाइप का अरेंजमेंट होगा बेटा। ABC टाइप अरेंजमेंट होगा। इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो सिंपल सा तरीका जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसका 3D देखा जाए तो ये मान लो सिंगल एटम है, ये सिंगल एटम है। इसके ऊपर जो 6 एटम दिखाऊंगा मैं, वो कैसे रखे होंगे उनको देखो एक बार ध्यान से। तो वो ऐसे होंगे बेटा, ठीक है। अब ठीक है, ये एटम ऐसे रखे हैं, ये A लेयर, ये B लेयर। अब उल्टा देखो, ठीक है, ये और ये, ठीक है। ये A B और ये C, इसकी जस्ट उल्टी लेयर है ये, और फिर से A। तो A B C ऐसे रिपीट होगा बेटा पैटर्न ये। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, सिंपल क्यूब की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सिंपल क्यूबिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे बेटा इसको। इसका एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। सारे कॉर्नर्स पे तो एटम होते ही हैं, तो मैं कॉर्नर्स पे एटम बना रहा हूं बेटा। जब भी क्यूब बनाओ रूम को जूम कर लिया करो बेटा। रूम के सारे कॉर्नर्स, आठों के आठों कॉर्नर से उन पे एटम लगा देने होते हैं बस हमें, ठीक है ना। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अब क्योंकि क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, तो क्यूब में 6 फेस भी तो होते हैं, उन फेस के एटम लिखेंगे। एक तो इस फेस का हो गया, एक इस फेस का हो गया, एक इस फेस का हो गया, ठीक है, एक नीचे वाले फेस का होगा। अब 2 फेस बचते हैं, क्योंकि ये वाला फेस है ना, ये वाला फेस जो हमारी तरफ है, और जो पीछे वाला फेस है, हमें ये वाला फेस दिखाई दे रहा है। इधर वाले फेस का हो गया, इधर वाले फेस का हो गया, ऊपर वाले का नहीं हुआ। ऊपर वाले के लिए एक एटम मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, ये ऊपर छत वाला एटम हो गया, ये तो पीछे का था, ठीक है। इसको मान लो मैं यहाँ रख देता हूँ, ये पीछे वाले फेस का, ये छत का है। अब एक और कहाँ हो जाएगा, जो नीचे, ये इसका हो गया। टोटल मिला के अब ये हो गया एक CCP अरेंजमेंट, क्यूबिक क्लोज
पैकिंग सीसीपी अरेंजमेंट की यूनिट सेल ऐसे बनती है बेटा। सीसीपी की यूनिट सेल को क्यूबिक फॉर्म में ऐसे डिनोट किया जाता है। और अगर इस फॉर्म में दर्शाना चाहें तो बेटा कैसे दिखाएंगे, इसको ऐसे करेंगे, एक डायमंड बना देंगे, ठीक है। ये मान लो हमारे पास ए होगा, ठीक है। इसको ऐसे बना सकते हैं, अभी बता दूंगा मैं। इधर 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 और इधर, ये लो, ये ए, ठीक है। ये क्या होगा, ए टाइप। अब उसके बाद बी टाइप की बारी आती है। जब बी टाइप की बात करते हैं तो हम कौन कौन से लेंगे, वो ध्यान रखने वाली बात है बेटा। ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक इनके बीच में, एक यहाँ। अब सिंपल सी चीज थी, और एक यहाँ कर दो, ठीक है। ऐसा ही कहाँ चलेगा, ऊपर की साइड चलेगा, इधर 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 और इधर। ये ए, ये बी, ये सी, और फिर से लास्ट में ए बी सी टाइप अरेंजमेंट हो जाएगा बेटा। 3D का पूरा सबसे पहले फर्स्ट लेयर पुट करो, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर अप करते चले जाओ, फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर अप करते चले जाओ, अंदर से लेयर अप करते चले जाओ, तो लेयर्स अपने आप बनती चली जाएंगी बेटा। प्रैक्टिस से ही आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये सीसीपी अरेंजमेंट होती है बेटा, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर, ए बी सी टाइप अरेंजमेंट है, ठीक है। तो अब इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं पर यूनिट सेल में। पर यूनिट सेल में देखो, ये यूनिट सेल मैंने यहां बना रखी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। सीसीपी के अरेंजमेंट में, सीसीपी की बात करें, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल में, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने होते हैं, काउंट करते हैं बेटा। देखो चलो इसको काउंट करके देखते हैं कितने होते हैं। कॉर्नर्स के कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर वाले एटम का, 1/8 होता है। तो 8 इंटू 1/8, क्योंकि 8 कॉर्नर्स है और इनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। प्लस में अब 6 फेसेज है, 6 फेस है कमरे के। अब देखो कोई भी कमरा जिसमें आप बैठे हो ना, उसकी दीवारों को देखो, 1 2 3 4, छत और फर्श, 6 हो गए ना टोटल। तो 6 फेस है, लेकिन हर फेस वाला एटम क्या होता है, पीछे की साइड भी आधा निकला होता है, आधा इधर होगा, जो बिल्कुल बीच में लगा होगा। तो अगर एटम, इसका मतलब वो हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है एक एटम। इसका मतलब टोटल एटम कितने, 6 हैं फेस की तरफ, और एक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाफ। तो 2 से 6 कटा, 8 से 8, ये 1 + 3 इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ एटम या टोटल नंबर ऑफ स्फीयर भी बोल सकते हो तुम। सीसीपी अरेंजमेंट में कितने होंगे बेटा, 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे बेटा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट देखेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, टोटल वॉल्यूम कितना निकल के आ रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा है, उसके बारे में देखेंगे बेटा। अब करना बेटा हमें कैलकुलेशन वाला पार्ट की ही एक सिंपल यूनिट सेल की बात करेंगे, सीसीपी की यूनिट सेल की बात करेंगे कि उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, मतलब उसका कितना एरिया एटम्स ने घेरा होता है, कितना एम्प्टी स्पेस होता है उसके अंदर। तो पैकिंग फ्रैक्शन की कैलकुलेशन करनी है हमें। उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा टॉप व्यू, मतलब इसको ऐसे देख लेते हैं। पहले फिर से एक क्यूब बना लेते हैं, इसके कॉर्नर्स पे एटम डाल देते हैं भाई। ठीक है, अब फेस वाले एटम डाल देते हैं। ठीक है भाई, अब हमने क्या कर दिया है, फेस वाले एटम इसके अंदर रख दिए हैं भाई। ठीक है, फेस के एटम रख दिए। अब देखो मान लेते हैं कि ये क्या है, ए है, ठीक है, और ये बी है और ये सी है बेटा। ठीक है, ए बी और सी, और ये इसका डायगोनल है। ठीक है, ये इसका डायगोनल है। और मैं इस ऊपर वाले जो एटम है ना, 4 एटम और उनके बीच के साइड जो सेंटर वाला एटम है, फेस का जो सेंटर वाला एटम है, टॉप व्यू ले रहा हूँ बस फेस डायगोनल का। इस फेस डायगोनल का टॉप व्यू होगा, मैं उसको ड्रा करूंगा। ठीक है, उसको मैं ऐसे ड्रा करूंगा बेटा।
अब इसके सेंटर से इसके सेंटर तक मैं ड्रा कर रहा हूं और इसके सेंटर से इसके सेंटर तक ड्रा कर रहा हूं, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी, यही तो है। उसी टॉप व्यू को बस मैंने यहाँ एटम की फॉर्म में लिखा है, स्फीयर की फॉर्म में उसको लिख दिया, और कुछ नहीं है बेटा, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हमें पता है कि स्फीयर की रेडियस कितनी है, आर है। इसका मतलब डायगोनल, इसका पूरा डायमीटर क्या होगा, बीच वाले का 2r होगा, और ये भी, ये कितनी होगी, r होगी। ये जो एज लेंथ होती है हमेशा वो क्या होती है, किसके कितने के इक्वल होती है, एज लेंथ को हमने क्या माना हुआ है क्यूब की, वो a के इक्वल है, उसको मान लिया हमने a, एज लेंथ इज इक्वल टू a है बेटा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, हमने अभी अभी निकाले थे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सीसीपी कितने हैं, 4 आए थे हमारे पास, ठीक है बेटा, 4 आए थे। अब इस AC डायगोनल को देखो बेटा, AC डायगोनल को देखो तो AC किसके इक्वल नजर आ रहा है, 2r प्लस r, इसका मतलब 4r के इक्वल आ रहा है। AC कितने के इक्वल आ रहा है, 4r के इक्वल आ रहा है ना। अब ये है क्या, अब ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, ABC क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख रहा है हमें, ये राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख रहा है ना ABC। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, AC की वैल्यू निकालेंगे ना, AC की वैल्यू निकालते हैं ना, डायगोनल निकाल लेते हैं, तो क्या होगा बेटा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होना है, सिंपल सी चीज है, यही तो होना है। इसका मतलब क्या है, एज लेंथ क्या थी, AB क्या है, A, तो A का स्क्वायर प्लस BC क्या है, A का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, 2A का स्क्वायर, AC स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, 2A का स्क्वायर, तो AC क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, √2A के इक्वल हो जाएगा। AC को जब सोल्व किया तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, √2A के इक्वल हो जाएगा बेटा, है ना। AC क्या हो जाएगा, √2A के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ हमने क्या लिखा है कि AC 4r के इक्वल है, तो इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ, √2A इज इक्वल टू कितना आएगा, 4r हो जाएगा बेटा, यही तो होगा। इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें, क्योंकि AC की दो वैल्यू है, तो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं, तो √2A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। यहां से हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू देखो बेटा 4r बाई √2, इसका मतलब क्या हुआ, 2√2r हुआ, 2√2r हुआ ना। इसका मतलब क्या है, A इज इक्वल टू क्या होगा, 2√2r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि ये एज लेंथ और जो रेडियस है स्फीयर की उसके बीच का रिलेशन भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर वो रिलेशन पूछ ले तुमसे एज लेंथ और रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच का, तो यही रिलेशन होता है बेटा, A इज इक्वल टू 2√2r होता है। किसके लिए, CCP की बात कर रहे थे, जब भी हम CCP की बात कर रहे होते हैं बेटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब A की वैल्यू है, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें वॉल्यूम निकालनी है एक यूनिट सेल की। जब हम क्यूब की बात करते हैं तो वॉल्यूम किसके इक्वल आएगी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी एज लेंथ कितनी, A, तो A का क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2√2r का क्यूब, इसका मतलब कितना होगा, 2 4 16 16 √2r का क्यूब, 16 √2r का क्यूब, ये आ जाएगी बेटा क्या है, वॉल्यूम यूनिट सेल की, इसके अंदर 16 √2r का क्यूब वॉल्यूम आ गई। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होगी, अब टोटल स्फीयर कितने हैं भाई, टोटल स्फीयर का मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 है, तो टोटल वॉल्यूम कितनी आएगी, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 इंटू में √16 सॉरी 4 स्फीयर की बात कर रहे हैं ना, 4 स्फीयर की कितनी आएगी, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होती है स्फीयर की वॉल्यूम, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इसका मतलब 16/3 पाई आर क्यूब आ जाएगी। तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी चारों स्फीयर की मिला के कितनी, 16/3 पाई आर क्यूब आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी, 16/3 पाई आर क्यूब। और अब बात करते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं बेटा, यहां लिख देता हूं,
नंबर ऑफ एटम्स, छोटा लिख देता हूँ, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, सिंपल सी बात है। तो हम यही करने वाले हैं, सॉरी टोटल वॉल्यूम जितनी आएगी स्फीयर जितने टोटल वॉल्यूम है उनका और पूरी यूनिट सेल की जितनी वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम कितनी है यूनिट सेल की, 16√2 आर क्यूब, 16√2 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब गया है ना, इनटू में इसके 100 कर देना भाई, पैकिंग फ्रैक्शन डायरेक्ट परसेंटेज में ही निकाल लेंगे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा भाई, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई डिवाइड बाई 3√2, पाई डिवाइड बाई 3 इंटू √2, ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा 100। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.414 होती है, 3 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 होती है। इसको सोल्व कर लो, 74% आ जाएगा बेटा। इसका मतलब पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन सीसीपी में 74% होता है बेटा। पीएफ पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा 74%। जो पार्ट होता है सीसीपी क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में 3 डायमेंशन में 74% पार्ट पेयर ने ऑक्यूपाई किया होता है। सिर्फ और सिर्फ कितना बचता है 26% क्या है, खाली बचता है बेटा। तो क्या ये बात क्लियर है भाई सबको, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना हमारा, उसमें बेटा हम करेंगे कि सिंपल जो यूनिट सेल होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है, उसमें पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा और एक बॉडी सेंटर बचता है, बॉडी सेंटर में कितना होगा, ये देखेंगे हम कहाँ, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा।